रहे हैं। लड़के ये उद्देश्य से आए हैं कि हम को नौकरी लेना है, और लड़कियां भी ये उद्देश्य से आई हैं कि हमको भी नौकरी लेना है। और नौकरी लेने के उद्देश्य से आए हैं तो पढ़ना भी है। तो पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसको पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये समझने से पहले मुझे लगता है मैं आप लोगों को समझ लूँ और थोड़ा सा आप लोगों से मैं बात कर लूँ। पहला क्लास है, हम भी बात कर लेंगे तो लग जाएगा कि चलो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग पढ़ेंगे। अब वैसे तो पहला क्लास में लोग कहते हैं कि आज इंट्रो ही होगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे भी, चिंता नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो साहब सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे। खड़े हो जाइए और सबसे पहले अपना नाम बताइए। मनोहर कुमार, खूब बढ़िया नाम है मनोहर। कहाँ घर है? पटना काहे आए हैं? पटना काहे आए हैं? पढ़ने। पढ़ के क्या करिएगा? पढ़ के जॉब लीजिएगा, पक्का ना? जॉब लेना है ना कि खाली पढ़ना है? जॉब लेना है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। इनका उद्देश्य पता चला, क्या करना है? जॉब लेना है। आपका घर? डिस्ट्रिक्ट जमुई डिस्ट्रिक्ट। शुभम कुमार, उद्देश्य आपका कहाँ आए पटना? लक्ष्य क्या है? बिहार पुलिस। वेरी गुड, बैठ जाइए, लंबा भी है। सर आपका घर? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। क्यों आए हैं पटना? एग्जाम निकालने के लिए। नौकरी नहीं करना है? हाँ बैठ। गुटखा खाता है क्या रे? दांत तो पीला पीला नजर आ रहा है। ये सब छोड़ दो, खराब चीज़ है। हम भी पहले खाते थे, छोड़ दिए। कोनो लोग हमरा से कहता है कि आप ज़िंदगी में क्या किए हैं। हम बोले कि ये बात देवदत्त बताएगा। देवदत्त मेरा दोस्त है। देवदत्त मेरे साथ तब से रहा जब से हम बिगड़ना शुरू किए, तब से वो रहा है। वो जानता है कि हम क्या किए हैं। वो कहता है कि दीपक भैया, हमारा से छोटा है उम्र में, कहता है दीपक भैया तू एगो ही काम छोड़ के सब काम कर ले बड़ा ना। हम कहनी हाँ। सर आपका लक्ष्य क्या है? जॉब लेना है। आपका लक्ष्य? आपका लक्ष्य बोलो। सभी का लक्ष्य क्या है? जॉब लेना ही है ना। अच्छा, जॉब नहीं होगा तो हम ये करेंगे, ये मन में किसी का ख्याल है? किसी के मन में ये ख्याल है कि जॉब, हाँ बोलो क्या है? जॉब नहीं होगा तो? जॉब नहीं होगा तो स्टार्टअप, बिरयानी दुकान, कुछ स्टार्टअप कर देगा, कुछ स्टार्टअप करेगा। क्या चीज़ का स्टार्टअप? शेयर मार्केट। एगो काम करो, अब बैठो। जिसके मन में ऐसे स्टूपिड ख्याल आ रहे हैं कि नौकरी नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, वो ख्याल को आप आज से निकाल दीजिए दिमाग से। क्योंकि देखिए, अगर ऑप्शन हो ना, किसी के पास ऑप्शन हो तो इंसान का ध्यान दोनों तरफ रहता है। अगर ध्यान साहब दोनों तरफ बंटा तो फिर फिक्स है कि नौकरी नहीं होगा। चला हो जाएगा, चला हो जाएगा, पढ़ो ना चला, ये कहने से नहीं होता है, करने से होता है। किसी के मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि जॉब नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे, उस ख्याल को निकाल दीजिए और आप ये कहिए कि साला जॉब नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? हमरा से होगा क्या? हम कोनो लायके नहीं हैं। हमरा से बड़का नालायक की धरती पे कोई नहीं है। जॉब नहीं होगा तो हम तो बेकार हो जाएंगे, हम कहीं के रहिए नहीं जाएंगे। हमको जॉबे लेना है, हम जॉबे करेंगे। हमको सरकारी नौकरी चाहिए, हम सरकारी नौकरी ही करेंगे। इसके सिवा दूसरा काम हमसे नहीं होगा। अगर ये आपके मन में है तो सीधा फोकस वहीं रहेगा। जैसे देखते होंगे कोनो लड़का सब छुछुंदर टाइप का होता है और कोनो लड़का सब बढ़िया होता है। जैसे कोनो लड़का को कोनो लड़की से मोहब्बत हो गया, वो सिर्फ ओकरे से करेगा। ओकरा सामने ओकरा इंद्रासन के परियो आ जाएगी तो देखेगा नहीं। ओकरे से मोहब्बत करता है, ओकरे से शादी करता है, ओकरे साथ जीता है, ओकरे साथ मरियो जाता है। आ कोनो छुछुंदर टाइप का होता है। एन्ने एगो से बतिया रहा है, उन्हें दूसरा के जुगाड़ में लागल है। तब पता चला कि ओकरा पता चला तो उहो छूट गई, या एकरा पता चला तो इहो छूट गई, कहीं का नहीं रहता। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। समझ रहे हैं? एक जगह फोकस करिएगा ना, वो आपको ज़िंदगी भर साथ देगा, चाहे इंसान हो या नौकरी।
तो अब अपना दिमाग में जो ये स्टूपिड ख्याल रखे हो, ऑप्शन को हटा दो। मेरे ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है, हमको पता है हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, तब ना नौकरी छोड़ें। अच्छा चलो आप ही बताइए, मेरे ज़िंदगी में तो ऑप्शन था, मेरी नौकरी भी थी, आप लोगों को पता होगा, मेरी नौकरी भी थी, हम टीचिंग लाइन में भी थे, हम अपने लाइन में स्टार थे, आज भी हैं, हैं? तो चला जी, हम स्टार भी थे और नौकरी भी थी। अगर हम नौकरी करते तो इधर गड़बड़ाता, इधर करते तो नौकरी गड़बड़ाता, हमको एगो छोड़ना था, हमने नौकरी छोड़ दिया, तो हम इधर हैं। अब 100% फोकस यही करेंगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं साहब कि पढ़ करके आप नौकरी नहीं ले सकते हैं। आप पढ़िए 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल नौकरी नहीं होगा, लेकिन सर मन में ठान लीजिएगा ना, तो 1 साल के बाद रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। 1 साल के बाद रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मन में सर ठानना होगा। और अगर आप सर ठान लिए हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं रिजल्ट के बाद नौकरी और रिजल्ट के बाद पढ़ाई के बाद रिजल्ट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो आपके मन में दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। आपको क्या करना है? नौकरी, सिर्फ और सिर्फ नौकरी। नौकरी नहीं होगा तो नहर पे अंडा की दुकान खोल लेंगे, बस है। मेंस में चल जाइएगा तो थोड़ा साइंस बढ़ जाएगा, थोड़ा मैथ बढ़ जाएगा, थोड़ा रीजनिंग बढ़ जाएगा, थोड़ा जीके बढ़ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बेसिक, बैगो 100 गो, ठीक है। ग्रुप डी में चल जाइएगा तो थोड़ा साइंस बढ़ जाएगा, थोड़ा मैथ बढ़ जाएगा, थोड़ा रीजनिंग बढ़ जाएगा, लेकिन रेशियो यही रहेगा बढ़ने का। क्वेश्चन हो जाएगा कै गो? 100 गो। अगर आप सर एसएससी में घुसते हैं तो ये तो रहेगा ही रहेगा, एगो एकरा में जुड़ जाएगा इंग्लिश, है ना। अगर सर आप बिहार पुलिस में आते हैं या बिहार के अधिकांश एग्जाम में आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वेटेज जीके जीएस का, तुम पुलिस वाला ना चला, पुलिस में सबसे ज़्यादा वेटेज जीके जीएस का, आ 2-4 गो मैथ, आ 2-4 गो रीजनिंग, ठीक है। बिहार दरोगा में आइएगा सबसे ज़्यादा वेटेज जीके जीएस का, मेंसवा में 2-4 गो मैथ आ 2-4 गो रीजनिंग, यही ना। बिहार एसएससी में आइएगा, बिहारो एसएससी होता है ना, एगो इंटर लेवल होता है भाई, आ एगो ग्रेजुएशन लेवल होता है। तो इंटर लेवल हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का, कैगो 50 क्वेश्चन। कोनो एग्जाम में हिंदी पूछता है, यस कि नो, लेकिन मिला जुला के अगर हम सिलेबस का बात करें तो साइंस मैथ रीजनिंग और जीके सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। अभी आप आए हैं 10 से 11 में, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग। आप में से कुछ लोग वैसे होंगे जो साइंस कहीं और पढ़ रहे होंगे या पढ़ने के लिए सोचे होंगे, मैथ कहीं और पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के लिए सोचे होंगे, और कुछ लोग वैसे होंगे जो ये सोचे होंगे कि एक ही जगह हमको सब कुछ बेहतर मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे। तो भाई साहब, ये जो बैच में आप 10 से 11 रीजनिंग के लिए बैठे हैं, जिनको सिर्फ रीजनिंग पढ़ना होगा वो सिर्फ रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, और जिनको सब पढ़ना होगा वो सब पढ़ लीजिएगा। रियल में इस बैच का टाइमिंग है 8 से 12, 8 से 12 PM हो जाएगा ना, 12 होगा तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 हम हैं, 11 से 12 मैथमेटिक्स है, 8 से 9 में साइंस लग जाएगा, और 9 से 10 में जीके लग जाएगा। ये बैच को ख़त्म होने में 8 मंथ का समय लगेगा, हालांकि मेरा रीजनिंग 5 से 6 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ये समझ लीजिए। जिनको कंबाइंड लेना होगा या कंबाइंड किसी को दिलवाना होगा वो दिलवा सकते हैं। इसमें हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, करेंट पढ़ाएंगे, स्टैटिक पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ साथ हम कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बो बैच है,
इसमें 8 महीना का समय लगेगा, 4 घंटा डेली क्लास चलेगा। मान लीजिए 8 से 12 में क्लास ले रहे हैं, मेरा 5 से 6 महीना में ख़त्म हो गया, तो मेरे जगह पे इंग्लिश लग जाएगा, और किसी का ख़त्म होगा उनके जगह हिंदी लग जाएगा। इंग्लिश कम दिन का कोर्स है, हिंदी 1 महीने का कोर्स है। स्टैटिक करंट चलेगा 1 महीना, वो चलेगा, तो 8 महीना में हम कंप्लीट कर देंगे। इतना आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम रीजनिंग का वेटेज का। तो वेटेज तो आप समझ गए, वेटेज समझ गए। अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब सीधे चलते हैं अपने रीजनिंग पे। हम लोग रीजनिंग को शुरू करते हैं। बाकी कोई अगर समस्या होगा तो आप हमसे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा सारा पढ़ने का तरीका क्या हुआ। अब देखिए हम लोग अगर बात करें रीजनिंग का, रीजनिंग का, तो भैया रीजनिंग को हिंदी में कहा जाता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति हिंदी में कह दीजिए तर्क शक्ति, अंग्रेजी में कह दीजिए रीजनिंग। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों की मानसिक स्थिति को जांचा जाता है। अब जैसे मानसिक स्थिति नहीं जानिएगा तो पागलपन भी आदमी के अंदर रहता है। जैसे मान लीजिए ये लड़की है, एकरा हम नौकरी, हम मान लीजिए रेलवे हैं चाहे एसएससी, एकर मानसिक स्थिति को जांचे बिना हम एकरा नौकरी दे देंगे। तो शुरू में तो देखने में ठीक ठाक लग रही है, मुंह कान बढ़िए है, अब एकरा अंदर का है हमारा तो नहीं पता है। अब नौकरी दे दिए, ये ऑफिस में काम कर रही है, एकरा अंदर ससुरा है एगो बीमारी है कि अगर मानसिक स्थिति रह रह के गड़बड़ा जाता है, गुस्सा जाती है, हाइपर हो जाती है। अब मान लीजिए ये ऑफिस में बैठ के काम कर रही है, आया इहो वही ऑफिस में काम कर रहा है, कुछो कह दिया कि मैडम थोड़ा ये काम कर दीजिए, उठेगी, आमे बंद कर भी, मुंह नो चलेगी, तब तो हो गया काम है। तो एक मानसिक स्थिति जांचना जरूरी है, इसीलिए रीजनिंग से क्वेश्चन बेसी दे देता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग रीजनिंग को पढ़ना शुरू करते हैं। रीजनिंग पढ़ने से पहले साहब हम लोगों को ये जान लेना होगा कि रीजनिंग है क्या, ठीक है। रीजनिंग किसे कहते हैं। हालांकि जब मेरा फर्स्ट क्लास होता है तो हम सेलोलिज्म में शुरू करते हैं, कहें कि सेलोलिज्म में हम यूनिक तरीका से पढ़ाते हैं, हमारा मेथड अलग है, ठीक है। लेकिन अभी हम रीजनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम कहीं और थे, अब हम खुद अपने में हैं, तब हमारा ऊपर किसी का कोई दबाव वबाव नहीं है, अब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो हम जो है ना 5 दिन 7 दिन 10 दिन का जो समय सेलोलिज्म में बर्बाद करते थे, अब वो समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आपको रीजनिंग को पढ़ाना शुरू करेंगे और कहाँ से पढ़ना है ये बताना शुरू करेंगे। अब हमको कोई दबाव में नहीं रख सकता, हम स्वतंत्र हैं। जहाँ पे जैसा स्थिति था वैसा हमने काम किया, अब मेरा जो स्थिति है हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो हम लोग रीजनिंग को आजे से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो रीजनिंग है वो क्या है, रीजनिंग किसे कहते हैं, उसके बाद रीजनिंग में कौन सा चैप्टर से शुरू किया जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। काहे जानते हैं, इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर ये विषय पढ़ के ख़त्म भी कर लीजिएगा, कोई आपसे पूछ देगा रीजनिंग क्या है और आप नहीं जानिएगा, तो फिर पढ़ल लिखल बेकारे होगा, आपको वो कह देगा कि कोनो काम का आपका पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग जानते हैं क्या है। तो रीजनिंग को हिंदी में तो कहा जाता है तर्क शक्ति। तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, जैसे गांव घर में जाइएगा, कोनो आदमी तिरछोल होता है, जैसे कहीं गए गांव में, कोई कहेगा का हो बाबू पटना से आ रहा है, या तो हाँ पढ़ाई करते हो, या तो हाँ तो का पढ़ते हो, काची का तैयारी करते हो, तो आप कहिएगा एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बैंक, कुछ भी कहिएगा ना, तो कहेगा कि कौन कौन विषय पढ़ते हो, तो कहिएगा मैथ, तो समझ जाएगा हिसाब है, साइंस बुझ जाएगा, इंग्लिश बुझ जाएगा। आज जैसे कहिएगा रीजनिंग, तो कहेगा व्हाट इज रीजनिंग, ये क्या है। पूछने का कारण चला ये है कि एनसी क्लास से लेके पीजी तक कहीं रीजनिंग सिलेबस में नहीं है। कंपटीशन में जब आप आइएगा तभी रीजनिंग से मुलाकात होगा। भले 5वीं क्लास में आप हैं, आप फार्म भर दिए नेतरहाट, नवोदय, समूलताला, सैनिक स्कूल, तो वहाँ रीजनिंग मिलेगा, वहाँ मिलता है क्योंकि वो कंपटीशन है। लेकिन एनसी से लेके पीजी तक नहीं मिलता है। तुरंत आदमी पूछेगा रीजनिंग। एगो मेरे चाचा जी हैं, बहुत बड़का मार्केट बनाए हैं अपने ज़मीन में, मेन रोड पे, तो वहाँ जाके हम कभी कभी बैठते हैं, पेपर ऊपर पढ़ते हैं, जब घर जाते हैं तो 10-20 मिनट के लिए।
पहले विदेश उदेश में रहते थे, दुबई उबई सऊदी वूदी, बहुत दिन काम किए हैं, काफ़ी पैसा वैसा है उनके पास, बहुत बड़ा मार्केट बना है, उसी का रेंट आराम से आता है, खाते रहते हैं। तो गए तो बात विचार बड़ी हमरा मानते हैं, बात विचार होने लगता है। तो एक दिन कह रहे हैं, आहो दीपक, हम कहनी का तो तुम दे का पढ़ावे ला हमरा ई ना बुझाला, वीडियो देखते हैं लेकिन पढ़ावे ला वो बुझाला नहीं समझे। भोजपुरी में बोले कि तुम क्या पढ़ाते हो ये हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जो पढ़ाते हो वो समझ में आता है। ये क्या है? हम बोले इसको रीजनिंग कहते हैं। समझाएं तो बोले हाँ बहुत बढ़िया। आपसे भी कोई पूछेगा रीजनिंग क्या है, अब पता चला दीपक सर के पास रीजनिंग पढ़ के गए हैं, यह नहीं पता है रीजनिंग क्या है, तो फिर तो लोल बन जाइएगा। पहले जान लो, हड़बड़ाहट नहीं ना है केकरो। 6 महीना टाइम हमारा चाहिए, लेकिन याद रखिए हम ऐसा पढ़ा देंगे कि नौकरी नहीं होगा तो आप पढ़ा के 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया महीना कमा लीजिएगा। आप लोग भी पढ़ा सकते हैं। महिला टीचर का डिमांड तो मार्केट में बहुत है, हम तो खोज रहे हैं, कोई मिल नहीं रही है। हम अपने चैनल पे सोचे एक लड़की रहेगी, जिसे महिला सब ऐसी होती है ना, जिसको देखने से इंसान चाहे जहाँ भी वो रहती है, इंसान के अंदर एक पॉजिटिव वेव का संचरण होता है। जैसे घर में मम्मी है, घर में माँ है, तो घर का माहौल ही अजीब लगेगा, खुशनुमा। घर में बहन है, खुशनुमा माहौल लगेगा। शादीशुदा है, घर में बीबी है, खुशनुमा माहौल लगेगा। कभी कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर वाला हाल हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन माहौल खुशनुमा लगेगा। तो इसलिए हम सोचे कि अपने चैनल पे एक महिला टीचर रहेंगे तो लगेगा कि चलो भाई चैनल पे एकदम बैलेंस बना हुआ है, सब लोग पढ़ मिल ही नहीं रही हैं, कोई अलग बात है, छोड़ दीजिए। हम लोग ये जान लेते हैं कि रीजनिंग क्या है। 6 महीना टाइम लेंगे तो बड़ी आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे। जिनको हड़बड़ाहट है वो कहीं और जाके पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में परिणाम समझ में आएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और सवाल फंसेगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया और क्या हो गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं रीजनिंग क्या है, रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग आखिर होता क्या है। अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, और नहीं तो हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई बताएंगे क्या? एनीबॉडी, कोई भी? रीजनिंग क्या है, रीजनिंग से आप क्या समझते हैं, रीजनिंग किसे कहते हैं, बोलो। हाँ बढ़िया बताया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ। इसका कहना है कि रीजनिंग से तर्क शक्ति के बारे में पता चलता है कि इसका माइंड किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से समझ रहा है। बढ़िया बताया, जो मतलब था वो बता दिया। अभी शिक्षक थोड़ा एक डिफिनेशन लाइन बाय लाइन बढ़िया से बताएगा। और किसी को कुछ कहना है रीजनिंग के बारे में? आए? हाँ, पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति, हाँ सही है, वो भी सही है। चलिए और कोई कुछ कहेंगे? नहीं, मतलब लेकिन यही है जो दोनों बताएं। लिखिए, 2 लाइन लिखिए रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग लिख के डैश दीजिए और लिखिए वैसा सब्जेक्ट, वैसा सब्जेक्ट, वैसा सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा विषय, वैसा सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा विषय, वैसा सब्जेक्ट, ब्रैकेट में विषय, वैसा सब्जेक्ट, ब्रैकेट में विषय, जिसके प्रश्नों के माध्यम से, वैसा सब्जेक्ट, वैसा सब्जेक्ट जिसके प्रश्नों के माध्यम से। शंकर कुमार ऑनलाइन से कह रहे हैं न्यू स्टूडेंट है सर। शंकर कुमार सर हम पटना नहीं आ सकते हैं। कोई बात नहीं बाबू, अच्छा हम बताइए, हम जो पढ़ा रहे हैं 0 लेवल से तो पढ़ा रहे हैं, अभी इतना देर हो गया बतियाइए रहे थे, अभी लिखवा रहे हैं रीजनिंग क्या है। तो जो नए हैं उनके लिए तो और बेहतर है, जो पुराने हैं उनका तो रिवीजन होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, ऑनलाइन वाले हैं। लिखिएगा वैसा सब्जेक्ट जिसके प्रश्नों के माध्यम से, जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान की, किसी इंसान की, किसी इंसान की लॉजिकल एबिलिटी,
वैसा सब्जेक्ट जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान की लॉजिकल एबिलिटी, हिंदी में लिखिएगा तार्किक योग्यता, वैसा सब्जेक्ट जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान की लॉजिकल एबिलिटी, हिंदी में तार्किक योग्यता की पहचान किया जाए, वैसा सब्जेक्ट जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान की लॉजिकल एबिलिटी यानी तार्किक योग्यता की पहचान किया जाए, वह रीजनिंग कहलाता है। वह रीजनिंग कहलाता है। वह रीजनिंग कहलाता है। वैसा सब्जेक्ट जिसके प्रश्नों के माध्यम से किसी इंसान की लॉजिकल एबिलिटी का जांच किया जाए, पता किया जाए, उसे क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। लॉजिकल एबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है तार्किक योग्यता। अगर आप किसी को बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, कहिएगा रीजनिंग एक विषय है। मैथ क्या है? विषय है। इंग्लिश, हिंदी विषय है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं रीजनिंग अभी विषय के कैटेगरी में आता नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी में है नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो विषय के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि रीजनिंग क्या है तो आप कॉपी खोलने जाइएगा, डायरेक्ट बोलना ना पड़ेगा। तो कहिएगा रीजनिंग एक विषय है। कहेगा ये कैसन विषय है? कहेगा वैसा विषय जिसके प्रश्न के माध्यम से हम किसी इंसान की तार्किक योग्यता की जांच करते हैं। तार्किक योग्यता भुला जाइएगा तो कहिएगा तर्क वितर्क की जांच करते हैं। तर्क वितर्क भुला जाइएगा, कहिएगा सोचने समझने की क्षमता जो है उसका जांच करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग किसे कहते हैं? रीजनिंग क्या है? तो भैया रीजनिंग एक विषय है और वैसा विषय है जिसके प्रश्न के माध्यम से हम किसी इंसान का सोचने समझने का जो क्षमता है उसका जांच करते हैं। क्लियर? अच्छा, कौन है आप लोग में से जो इस बात को अच्छे से बोल सकते हैं? जो हमने अभी बोला रीजनिंग किसे कहते हैं, वो कौन हमको अच्छे से समझा सकते हैं? कोई नहीं? तुम तो बहुत देर से समझा रहा है। तो लड़के लोग को खड़ा हो जाओ, बोलो रीजनिंग क्या है? अपने भाषा बोलो, हम तोरे भाषा पूछ रहे हैं। ठीक है, बोली, बैठ जाओ। बोल बबुआ, तुम बोल। कोई तुमसे पूछेगा रीजनिंग क्या है तो क्या बताएगा? हम पूछें रीजनिंग क्या है, क्या बोलेगा? हाँ, बढ़िया है। अरे लड़का टोपी वाला खड़ा हो तो बबुआ बोल रीजनिंग क्या है? तू लड़का टोपी पहना है, तू बैठ। आज देखो इहो बैठ रहा है। हाँ बोलो रीजनिंग क्या है? नीचे क्या ताक रहा है? अपना मन से बोल। चला, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि तोरा अंदर के डर खत्म कर सके। आज हम तोरा सामने खड़ा होकर इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा अंदर के डर खत्म है। डरते तो हम भी पढ़ा नहीं पाते। जा बार बार जाके कॉपी देखते, कॉपी देखते तो तू भाग जाता, कहता मास्टर कॉपी देख के पढ़ाता है। हम चाह रहे हैं कि आप ज़िंदगी में असफल कभी हो ही ना। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पढ़ाते हैं। आप देखिएगा 6 महीना में हम आपको पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बना देंगे। ठीक है? हाँ जी, बोलो रीजनिंग किसे कहते हैं? रीजनिंग क्या है? कस के बोल। कौन ना रीजनिंग एक विषय है? सब बोलो, बैठ बोलो रीजनिंग एक विषय है जिससे हम किसी भी इंसान का सोचने समझने का जो क्षमता है उसका जांच करते हैं। बैठो। रीजनिंग क्या है? एक विषय है। कैसा विषय है? जिसके प्रश्न के माध्यम से हम किसी इंसान का सोचने समझने का क्षमता का जांच करते हैं। क्लियर हुआ? रीजनिंग क्या है? एक विषय है जिससे हम किसी भी इंसान का। अच्छा, भैंस का सोचने समझने का क्षमता जांच होगा? वो तो कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे पगुरा। आदमी का ना क्षमता जांचिएगा
तो बोलिए रीजनिंग क्या है? एक विषय है जिसके प्रश्न के माध्यम से किसी इंसान का सोचने समझने का क्षमता जांचा जाता है। महिला मंडली आ रहा है समझ में? ठीक है, तो रीजनिंग समझ गए। अब रीजनिंग में साहब हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर से, और रीजनिंग का पहला चैप्टर होता है अल्फ़ाबेट। क्या? ALPHABET। ये अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहा जाता है मेरी जान, क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तो मेरी जान कभी कभी कह देते हैं। तो एगो लड़का हमसे कमेंट करके बोला, सर इसमें आपकी कौन जान है बताइए। हम बोले एगो रहे तब ना बताएं, सब तो हमारे जाने हैं। तो किसी किसी का ये होता है ना टोन। लिखो, हम लोग सबसे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? वर्णमाला। अच्छा लिख के समझो। ससुरा रीजनिंग में वर्बलो रीजनिंग है, नॉन वर्बलो रीजनिंग है, एनालिटिकलो रीजनिंग है, लेकिन ये वर्णमाला कहाँ शुरू हो रहा है इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग 3 पार्टों में बटा हुआ रहता है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। ये हम लिखवा इसलिए नहीं रहे हैं कि चाहे लिखिए लो, कि आपके पास किताब होगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन खैर छोड़ो, हम लिखवाइए देते हैं। ये लिख लिए? चलिए ठीक है, इसको लिख के रहने दीजिए, इसको पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये लिखते हैं, रीजनिंग किसे कहते हैं? लिख लिए? लिखिएगा। रीजनिंग हम लिखते हैं, लिखिएगा। अरे लिखिएगा, रीजनिंग मुख्य तौर पर 3 भागों में बंटा हुआ है। रीजनिंग मुख्य तौर पे 3 भागों में बंटा हुआ है। पहला ऐसे लिखिएगा, पहला वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग, और तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग को हिंदी में कहा जाता है भाषिक तर्क शक्ति। नॉन वर्बल को हिंदी में अभाषिक तर्क शक्ति। एनालिटिकल को हिंदी में विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। रीजनिंग को कितने भागों में बांट दिए हम लोग? 3 भागों में। कौन कौन सा? वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। ठीक है, वर्बल को भाषिक, नॉन वर्बल को अभाषिक, और एनालिटिकल को विश्लेषणात्मक। लिख के बता दीजिएगा, अक्सर हो गया। लिख लिए? किसी का कहीं क्लासो है 11 से 12? किसी का कहीं क्लास है क्या 11 से 12? 10 मिनट बेसी पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? 10 मिनट बेसी पढ़ा सकते हैं? पक्का ना? ठीक है,
तो बाबू सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाता है तो ये वर्बल रीजनिंग से। 25 गो सवाल में 18 गो सवाल यहीं से रहेगा। नॉन वर्बल से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, लेकिन 2 से 3 गो। यहाँ लिख देते हैं हम 18 से 20 गो। 25 गो रहेगा अगर एग्जाम में सवाल, तो 18 से 20 गो यहाँ पूछेगा। चाहे 30 गो रहेगा तो यहाँ से 2 से 3, एनालिटिकल से 3 से 4, कभी कभी 5। जैसे क्वेश्चन का संख्या 30 रहा था, इन्हें 5 कर देगा, इन्हें 4 कर देगा, उन्हें 20 कर देगा, 21 कर देगा। 25 रहा तो उन्हें 18 करेगा, इन्हें 3 कर देगा, 21, इन्हें 4 कर देगा। आगे पीछे ये होते रहता है, लेकिन रेशियो यही है। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग को कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों में, वर्बल में, नॉन वर्बल में, एनालिटिकल में। पहले हम लोग यही पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में 4 मंथ का समय लगेगा, इसको पढ़ने में 20 दिन या 1 मंथ, इसको पढ़ने में 1 मंथ। अच्छा से पढ़िएगा तब, और ना तो बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो हम 15 दिन में तीनों खत्म कर देंगे। अच्छा से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा मत। पहले वो कह रहे हैं जरा हड़बड़ाना रहे वो हमारे पास न रहे, बाद में तो आइए जाइएगा। पैसा तो आपके घर में, आपके जेब में मेरा रखा हुआ है सुरक्षित, हम निकलवाइए लेंगे जैया निकलवाना होगा। ठीक है, अच्छा से लेकिन पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो हमने पहले जाना कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग क्या है? रोक 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 रोक, भाई बताएगा। तू बोल, खड़ा हो, बोलो। डरता काहे है? डर मत, देख तोरा पास आ गए। बड़ा भाई है, हमू बड़े भाई हैं। बोल, अब बोल, रीजनिंग किसे कहते हैं? रीजनिंग क्या है? सोचने समझ, हाँ देखो बोल दिया ना। क्या बोला पता है? बोला रीजनिंग एक विषय है जिससे हम इंसान का सोचने समझने का जो शक्ति है उसको जांचते हैं। तो ऐसे बोल देगा तो क्या कहेगा गलती है? जो कहेगा अगर मुआ देंगे पटक के। बैठ, चलो अब समझो बाबू आगे मैयो। हाँ, तो हम लोग ये जान गए कि रीजनिंग क्या है, उसके बाद ये जान गए कि रीजनिंग में 3 गो पार्ट होता है। कौन कौन? वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। कहीं कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग को शुरू करेंगे। अब वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे। और रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है? अल्फ़ाबेट। इसलिए नहीं होता है कि किताब में पहले वही दिया है। रीजनिंग शुरू करना चाहिए तो अल्फ़ाबेट से शुरू करना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है साहब, आप जान लीजिए। एग्जाम हॉल में बैठिएगा, अब 25 गो सवाल रीजनिंग से रहेगा तो 8 गो सवालों करा में अल्फ़ाबेट के आधार पर ही आपको मिलेगा। 25 सवाल में से 8 गो सवाल ऐसा होगा जो 100% अल्फ़ाबेट के बेस पर ही आपको मिलेगा, अल्फ़ाबेट के बेस पर ही आपसे पूछा जाएगा। इसलिए रीजनिंग को अल्फ़ाबेट से शुरू करना चाहिए कि 8 गो सवाल ऐसे ही कवर हो जाए। ठीक है, अल्फ़ाबेट पे क्या क्या है? पहले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के आधार पे है। कोडिंग डिकोडिंग में एगो टाइप है जो पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट के आधार पे है। कोडिंग डिकोडिंग में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी या डिजिट एनालॉगी को छोड़ दीजिएगा, तो जो लेटर एनालॉगी होता है वो अल्फ़ाबेट के आधार पे होता है। जो लेटर सीरीज होता है वो अल्फ़ाबेट के आधार पे होता है। वर्ड फॉर्मेशन होता है, चैप्टर का नाम है, वो भी अल्फ़ाबेट के आधार पे होता है। वर्ड अरेंजमेंट होता है, वो भी अल्फ़ाबेट के आधार पे होता है। और जितना टॉपिक का हमने नाम लिया उस सब टॉपिक से एग्जाम में सवाल पूछता है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप लिख लिए अल्फ़ाबेट, लिखे ना, हिंदी में वर्णमाला लिख लिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। तो देखिएगा, A B C D लिखिएगा मत, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। कहेगा सर ABCD लिख दिए हैं।
यही साहब अल्फ़ाबेट है जो आप पहला क्लास में पढ़े थे। ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। इसमें कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। तो ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। यहाँ समस्या नहीं है। समस्या तब होता है जब पूछता है सवाल कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, समझ गए ना? यहाँ तक समस्या नहीं है। ये नहीं पूछता एग्जाम में इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है, दाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है। फिर पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होता है। फिर कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से इतने नंबर के बाएं इतने नंबर पे कौन होगा, दाएं से इतने नंबर के दाएं इतने नंबर पे कौन होगा। फिर पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से इतना और दाएं से इतना के बीच में क्या होगा। फिर कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को उल्टा लिख दिया जाए, द्वितीय अध्यांश को उल्टा लिख दिया जाए तो बाएं से इतना नंबर पे कौन होगा, दाएं से इतना नंबर पे कौन होगा। यहां मामला फंसेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहला बात यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी देखा जाए सिर्फ बायां और दायां का बात हो रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक तो रहा, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का रहा बायां, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का रहा दायां। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को कहीं कन्फ्यूजन है तो ये बायां और दायां में कन्फ्यूजन है। बाएं से कहता है विद्यार्थी कन्फ्यूज होकर दाएं से गिन देता है, गलती हो जाता है। दाएं से कहता है विद्यार्थी कन्फ्यूज होकर बाएं से गिन देता है, गलती हो जाता है। बायां को अंग्रेजी में लेफ्ट कहते हैं और दायां को अंग्रेजी में राइट बोलते हैं। तो ये हुआ अंग्रेजी वर्णमाला। तो हम कहेंगे ए से लेके जेड तक के सभी अक्षरों को क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, ए से लेके जेड तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। अब यहाँ एक और समस्या, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो विपरीत क्रम में लिखने का मतलब कि जहाँ ए है वहाँ जेड चला जाएगा और जहाँ जेड है वहाँ ए चला जाएगा। और सही ना लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखेंगे तो ABC और डॉट 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 XYZ असही लिखाएगा। बोलिए यस कि नो? असही लिखाएगा। अब लड़का कंफ्यूज हो जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला सीधा है, ये वाला सीधा है तो यहाँ बायां है और यहाँ दायां है। लेकिन जैसे एक सवाल कहता अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखिए तो लड़का XYZ को इधर लेके चल आता है, ABC को इधर लेके चल जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के साथ साथ दायां भी उठा के इधर ला देता है और बायां भी उठा के उधर लेके चल जाता है। वही सवाल गलत हो जाता है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, गलती सुधारने से होगा। आप जिंदगी भर के लिए याद रख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला सीधा रहे चाहे अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा रहे, बायां यहीं था, यहीं है और यहीं रहेगा। चाहे अंग्रेजी वर्णमाला सीधा रहे और चाहे अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा रहे, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला का अध्यांश सीधा रहे चाहे अंग्रेजी वर्णमाला का अध्यांश उल्टा रहे। मतलब इतना समझ लीजिए कि आंधी तूफान भूकंप कुछ भी हो जाए, बायां और दायां कभी चेंज नहीं होगा। बायां वहीं था वहीं है वहीं रहेगा, दायां यहीं था यहीं है यहीं रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? बायां दायां कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब बाएं से कहेगा गिनने के लिए तो आप समझ गए हैं, ए से गिनना है और जेड के तरफ जाना है, और दाएं से कहेगा तो आप समझ गए जेड से गिनना है और ए के तरफ जाना है। तो अब बताइए बायां दायां में कन्फ्यूजन नहीं होगा? पक्का नहीं होगा? तो एक काम करिए, आप ऐसे लिख लीजिए, आप बायां दायां दर्शा दीजिए, कॉपी में रहेगा, भूलिएगा तो याद आ जाएगा। और फिर हम इसी बात को स्टार बना बना के आपको भाषा में लिखवा देते हैं। ठीक है, जब भुलाइएगा तो पढ़ लीजिएगा। एकदम जीरो लेवल से चीज़ों को पहले हम लोग समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। हो गया? लिख लिए?
चलिए, तो गौर फरमाइएगा, बायां यहाँ रहेगा और दायां यहाँ रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इस बात को कंफर्म कर लिए। अब पॉइंट बना बना के इसी को भाषा में लिख लीजिए, पढ़िएगा, भूलिएगा तो पढ़ लीजिएगा। लिखिएगा, ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है, जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। लिख लिए? क्या लिखें? ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है, जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, बाएं से का अर्थ है, बाएं से का अर्थ है, बाएं से का अर्थ है बाएं से दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ। बाएं से का अर्थ यही ना होगा, कहेगा बाएं से गिनिए तो क्या करिएगा, बाएं से गिनिएगा, दाएं तरफ जाइएगा। तो लिखिएगा बाएं से का अर्थ है, ऐसे लिखिएगा, बाएं से का अर्थ है, अर्थ है बाएं से दाएं। लिख लिए? अब ब्रैकेट में लिखिएगा ए से जेड की ओर। इसमें कोनो डाउट है? कोई कितनों भूलवाएगा, कॉपी निकाल के पढ़ लेना है। बाएं से कहेगा तो किधर से गिनिएगा? बाएं से। जाइएगा कहाँ? दाएं। यानी गिनिएगा कहाँ से? ए से। जाइएगा कहाँ? जेड के तरफ। बायां दायां में ही कन्फ्यूजन होता है, उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सब बात लिखवा रहे। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, दाएं से का अर्थ है, 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 दाएं से का अर्थ है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ब्रैकेट में लिखिएगा जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर। लिख लिए? दाएं से का अर्थ है दाएं से बाएं, ब्रैकेट में जेड से ए की ओर। अब कहेगा दाएं से गिनिए, तो दाएं से कहाँ से गिनिएगा? जेड से। आ जाइएगा किधर? ए के तरफ। अच्छा बोलो, दाएं से 9 कहाँ से गिने? कहेगा दाएं से 9वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा? कहाँ से गिनेंगे? दाएं से, जेड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होगा? आर। तो दाएं से कहा तो गिन कहाँ से रहे हैं? दाएं से। और जा कहाँ रहे हैं? बाईं ओर। यानी गिन कहाँ से रहे हैं? जेड से। जा कहाँ रहे हैं? ए की ओर। माइंड में कन्फ्यूजन होगा, कॉपी निकाल के पढ़ लेना है, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये समझ गए? अब देखिए, अब कभी कभी क्या करता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 गो अक्षर हैं, इसको 2 भागों में बांट देता है। कैसे कैसे? ए से लेकर एम तक के सभी अक्षरों को अलग कर देता है, एन से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को अलग कर देता है। ठीक है? और इसका नाम दे देता है प्रथम अध्यांश। क्या? प्रथम अध्यांश। इसका नाम क्या देता है? प्रथम अध्यांश। अंग्रेजी में कहा जाता है FIRST, फर्स्ट हाफ। इसको कहता है, इसका नाम दे देता है द्वितीय अध्यांश। क्या? द्वितीय, द्वितीय अध्यांश। अंग्रेजी में SECOND, सेकेंड हाफ। इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे ना इसमें। तो देखिए, ए से लेकर एम तक का जो अक्षर है इसको अलग कर दिया, नाम दिया प्रथम अध्यांश, अंग्रेजी में कहेंगे तो फर्स्ट हाफ। एन से लेकर जेड तक के अक्षर को अलग कर दिया, इसका नाम दिया द्वितीय अध्यांश, द्वितीय अध्यांश, अंग्रेजी में सेकेंड हाफ है। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको कभी कभी किताब में पूर्वार्ध भी लिखा हुआ मिलेगा।
पूर्वार्ध। इसका एक और नाम है, इसको कभी कभी किताब में उत्तरार्ध भी लिखा हुआ मिलेगा, उत्तरार्ध। ठीक है। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। ए से लेकर एम तक को प्रथम अध्यांश और एन से लेकर जेड तक को द्वितीय अध्यांश। अब यहाँ से सवाल पूछता है, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश के अक्षरों को, तो आपको समझ जाना है प्रथम अध्यांश में कौन कौन, ए से लेकर एम तक। फिर कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्यांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो आपको समझ जाना होगा द्वितीय अध्यांश का मतलब एन से लेकर जेड तक। तो इहो चीज़ दर्शा लीजिए लिख के, 2 भागों में बांट लीजिए। इसको भी भाषा में लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। ये हम पूरा इतिहास बता रहे हैं अल्फ़ाबेट का, उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। लिख लिए? आप इतना विश्वास रखिए, अपने यहाँ जो भी शिक्षक हैं सब मेरे ही जितने अच्छे पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाना पड़ेगा, हम बोल दिए हैं। आपको देखना होगा या कोई लॉज में भाई बंधु होंगे जिनको भेजना होगा देखने के लिए, तो आप उनको भेज दीजिएगा, कहिएगा जाके दीपक सर से मिल लेना। हम उनको 2-4-5 दिन चला जी ऐसे ही अलाउ कर देंगे, लेकिन पढ़ा के देख लीजिएगा। अभी मुकेश सर का जीके जीएस वाले सर का, मुकेश सर का एक बैच आ रहा है लूसेंट रिवीजन का। नाम तो ओकर लूसेंट है, लेकिन उसमें सर फाउंडेशन के तरह पढ़ाएंगे। उनका कहना है कि सर जैसे हम अगर गौतम बुद्ध स्टार्ट करेंगे, तो जैसे हम कैसे अल्फ़ाबेट का कहानी समझा रहे हैं, वैसे वो गौतम बुद्ध का कहानी समझाएंगे। जन्म से लेके शादी तक, शादी से लेके गृह त्याग तक, गृह त्याग से लेके ज्ञान की प्राप्ति तक, और ज्ञान की प्राप्ति से लेके मृत्यु तक, मृत्यु से लेके उपदेश तक। उसके बाद जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे वो लिखवाएंगे। तो चला, एक चीज़ तो आप समझ गए, दूसरा चीज़ आप लिख लिए। और उसके बाद उनका कहना है कि हम क्लास रूम में यादों करवा देंगे। तो चला, इससे बढ़िया तो बात कुछ हो ही नहीं सकता। 5 महीना में लूसेंट ख़त्म भी हो जाएगा और सब कुछ याद भी हो जाएगा। और रियल में अगर लूसेंट को सर देखा जाए तो लोग लूसेंट पढ़ के बीपीएससी का पीटी भी क्वालिफाई कर लेता है, ढंग से पढ़ने वाला विद्यार्थी। और उसका फीस सर हम लोग 99 रुपया प्रति मंथ डिसाइड किए हैं। हर महीना आपको रिचार्ज करा लेना है और मात्र 99 रुपया का ही रिचार्ज करवाना है। जब दिल करे तो पढ़िए, नहीं दिल करे मत आइए, पैसा मत दीजिए। अभी ना कि 2500 रुपया हम जीके जीएस में ले लिए, 4000 ले लिए, आप नहीं आइएगा तब वो बैच जाइए रहा, वैसा सिस्टम नहीं है। ये लूसेंट सालों भर चलते रहेगा। जब दिल करे तब 99 रुपया पे करिए, पढ़ लीजिए। अगर आपका मान लीजिए साइंस बढ़िया है तो खाली इतिहास भूगोल नागरिक वाला पार्ट को पढ़ लीजिए। अगर हिस्ट्री बढ़िया है तो खाली पॉलिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट को पढ़ लीजिए। कहीं कोई समस्या वाला चीज़ मेरे पास नहीं होगा। आप मेरे टीम से एक बार कभी रूबरू होइएगा ना, आप ये कह दीजिएगा कि दीपक सर का टीम सबसे बेस्ट है इस मुसल्लपुर हाट एरिया में। आइए सर हम करके दिखाएंगे। आज आप नहीं कहिएगा, 6 महीना के बाद हम आपसे यही बात कहवाएंगे। ये इसी पे हम काम कर रहे हैं। जिस दिन आप हमारा बढ़िया कहने लगिएगा ना साहब, उस दिन लॉज का बच्चा आंख बंद करके मेरे पास आएगा, क्योंकि उस टाइम तक आप लॉज के सीनियर विद्यार्थी बन जाइएगा। तो यही हमको करना है और यही हम कर रहे हैं। ये वाला लिख लिए? लिखें कि नहीं लिखें? अब चलिए इसका भाषा बनाइए, इसको भाषा में लिखिए। बोलें? लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को मुख्य तौर पे 2 भागों में बांटा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला में लिखिएगा, पहला में लिखिएगा ए से लेकर एम तक के सभी अक्षरों को, ए से लेकर एम तक के सभी अक्षरों को, ए से लेकर एम तक के सभी अक्षरों को, ए से लेकर एम तक के सभी अक्षरों को
प्रथम अध्यांश, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रथम अध्यांश, अंग्रेजी में फर्स्ट हाफ, संस्कृत में पूर्वार्ध कहते हैं। बोर्ड पे लिख दिए हैं, वो देख के लिख लीजिएगा। ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को प्रथम अध्यांश, अंग्रेजी में फर्स्ट हाफ, संस्कृत में पूर्वार्ध कहते हैं, जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 13 होती है, जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 13 होती है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला पॉइंट दूसरा नंबर में, एन से लेकर एन नोज नाक, एन नोज वाला, एन से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को द्वितीय अध्यांश, एन से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को द्वितीय अध्यांश, अंग्रेजी में सेकेंड हाफ, संस्कृत में उत्तरार्ध कहते हैं, जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 13 होती है, जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 13 होती है, जिसमें कुल अक्षरों की संख्या 13 होती है। लिख लिए? लिखा गया? अब आज यहीं तक पैक कर दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए। ये जो बात हम लिखवाए हैं एक बार रूम पे जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। कल हम अल्फ़ाबेट में कुछ और भी बातें हैं जिसको समझाने के बाद सवाल कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, टाइम भी ओवर हो गया। और हाँ, आज का क्लास कैसा लगा ये एक बार हमको ज़रूर बता दीजिएगा, बेहतर लगा कि नहीं लगा, या आपको लगेगा कि कभी दीपक सर में भी सुधार की ज़रूरत है तो आप हमको ज़रूर बताएंगे। हम भी इंसाने हैं, अगर सुधार की ज़रूरत है तो हम सुधार करेंगे, ठीक है। पढ़ाई थोड़ा सा हम लोग स्पीड जो है इसका मॉडरेट रखेंगे, ना ज़्यादा स्लो और ना ज़्यादा फास्ट, मॉडरेट रखेंगे ताकि समझ में आए। और अगर मेरा क्लास बेहतर लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, पहले से भी आप बहुत सारे लोग जानते हैं, और लॉज में कोई और भी वैसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा अभी पैसा नहीं है, कैसे हम सर के यहाँ जाएँ पढ़ें, तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वैसे विद्यार्थी को लॉज में नहीं बैठने दें। पैसा अब पढ़ाई में बाधा हम नहीं बनने देंगे, आप उनको ले करके कल आ जाइएगा। हम ऐसे ही उनका एक सप्ताह अलाउ कर देंगे, और जब उनको बढ़िया लग जाएगा तब वो एडमिशन करा लेंगे। मेरे यहाँ ठगाने वाली अब कोई बात नहीं है। अब मेरे यहाँ का विद्यार्थी ये नहीं कहेगा कि इतना पैसा दे के फंस गए। आप मेरे यहाँ आइए, पहले हर टीचर का 5 दिन 7 दिन क्लास कर लीजिए, तब एडमिशन ले लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत। तो अगर मेरा बेहतर लगा होगा और कोई और भाई बंधु लॉज से आना चाहेंगे तो कल प्लीज़ उनको आप लेके आइएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है तो दीपक सर के पास नहीं पढ़ेंगे, नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वो दीपक सर के पास पढ़ेगा, 2-4 दिन के बाद हमारा पैसा देगा, कोई हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच, जाइए।